हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग चकाचक होंगे और पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की, इसके पहले हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी थे। ठीक है, और जैसा कि हमारी आदत है कि यहाँ पर क्वेश्चन का सिर्फ आंसर नहीं बताया जाता है, बल्कि क्वेश्चन का टीका लगाया जाता है, ताकि वो क्वेश्चन नाम की बीमारी, यानी उस टाइप के क्वेश्चन की जो बीमारी है वो कभी आपको ना पकड़े। उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसकी धज्जियां उड़ा दो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है कि वाई इज अ प्लांट विच डजंट हैव क्लोरोफिल। वाई एक ऐसा पौधा है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है। व्हाट कुड वाई बी, तो वाई क्या हो सकता है। आपके ऑप्शंस हैं पिचर प्लांट यानी घटपर्णी, पिचर पादप जिसको कहते हैं, मेपल ट्री यानी मेपल वृक्ष, या फिर कसकुटा अमर बेल का पौधा, या फिर सॉरी ये अमर बेल लिखा हुआ है, पौधा नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद शैवाल यानी एल्गी। ये आपके सामने फिगर है, ये शैवाल है, ये पिचर पादप है, ठीक, और ये जो है वो मेपल वृक्ष है, ये अमर बेल है। तो इसमें कह रहा है कि किसके पास नहीं हो सकता है क्लोरोफिल, हरित लवक किसके पास नहीं हो सकता है। नेम से ही पता चल रहा है सर जी कि हरित लवक, इसका मतलब हरा हरा कुछ रहेगा। ठीक है, हरित लवक, जिसके पास हरित लवक है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और जिसके पास नहीं है वो नहीं कर पाता है, क्योंकि कंपलसरी है हरित लवक का होना, तभी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो होगी। अब देखते हैं किसके पास हरित लवक नहीं है। तो जो हरा नहीं है उसके पास नहीं है, सिंपल सी बात है। ये हरा हरा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसके पास हरित लवक है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास नहीं है। और ये है क्या, ये अमरबेल है, जो आप देखे होंगे बबूल के पेड़ पे होता है, या फिर कोई ऐसा पौधा है जिस पर ये लटका रहता है, तो यही है अमरबेल। भैया ये बहुत तगड़ा है, इसकी बहुत तगड़ी औषधि बनती है, खासकर मेल के लिए बहुत तगड़ी औषधि बनती है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन सी वाला, कसकुटा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा ऐसा है जो सही है, कौन सा है देखते हैं। कह रहा है कि एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन, यानी वृद्धांत में भोजन का परिचालन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। वृद्धांत में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं, या फिर ये दोनों। जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा सही है भैया। सबसे पहले कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हम आपको बता देते हैं कि देखो ये है, ये जो आपको दिखाई दे रही पीली पीली यहां से ऐसे आ रही है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, यानी बड़ी वाली आंत है। और ये जो अंदर ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है कुछ, ये देखो ऐसे ऐसे चल रही है ना, ये है छोटी आंत। ये नाम से छोटी है लेकिन लंबाई इसकी बड़ी है। तो सबसे पहले लंबाई देख लेते हैं। देखो बड़ी वाली की लंबाई होती है 1.5 मीटर लगभग, याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार प्रश्न ये पूछा गया था कि छोटी आंत की लंबाई और बड़ी आंत की लंबाई का अनुपात बताइए। तो जब आपको लंबाई ही नहीं पता रहेगी तो अनुपात कहां से निकलेगा। तो इसका मतलब ये बड़ी वाली की जो लंबाई है लगभग 1.5 मीटर, यानी जिसको आप कहते हो 1.5 मीटर। ठीक, और इसकी छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 7.5 मीटर होती है, लगभग 7.5 मीटर। ठीक है, नाम छोटा है लेकिन काम देखो ज्यादा है, बहुत बड़ी लंबाई है इसकी। और ये दिखाई दे रही है कि सर जी ये पतली है, ये मोटी है, हाँ तो सही है। इसकी जो मोटाई होती है लगभग 4 से 8 सेंटीमीटर व्यास, यानी इसका जो फैलाव होता है वो लगभग 4 से 8 सेंटीमीटर का व्यास होता है। ठीक, और इसकी जो चौड़ाई होती है इसकी तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 तक होती है, 3 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलो ये एक्स्ट्रा नॉलेज था। यहां पर पहला ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है कि वृद्धांत में भोजन का परिचालन होता है। नहीं भैया, भोजन का जो परिचालन होता है, एसिमिलेशन जो होता है वृद्धांत में नहीं होता है, क्षुद्रांत में होता है, यानी छोटी आंत में होता है। तो इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। वृद्धांत में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। सही है, उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं, ये तो सही है, लेकिन होती दीर्घ उसमें नहीं होती है, वृद्धांत में नहीं होती है, छोटी वाली आंत में होती है। ये तो बड़ी वाली आंत बोल रहा है, इसका मतलब यहां पर होना चाहिए था छोटी आंत, तब ये सही होता है, लेकिन फिलहाल ये क्या हो गया, गलत हो गया। चलो यहां पर देखते हैं
कि वृद्धांत्र जो है क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी, बड़ी वाली आंत छोटी वाली आंत की अपेक्षा जो है वो चौड़ी होती है। सही है, बड़ी वाली की चौड़ाई इतनी है, छोटी वाली की चौड़ाई इतनी है, इसका मतलब ये सही है। तथा छोटी होती है, मतलब बड़ी वाली जो है वो छोटी वाली से छोटी होती है। हाँ सही है, देख लो बड़ी वाली की लंबाई 1.5 मीटर है और बड़ी छोटी वाली की 7.5 मीटर है लगभग, तो ये वाला सही बोला है। ये क्या कह रहा है, वृद्धांत में पाचित भोजन का अवशोषण होता है, नहीं, क्षुद्रांत्र में होता है, छोटी आंत में होता है, तो इसलिए ये गलत है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फरमा रहा है, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर्स। रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसको भाड़ में जाओ, अभी पहले वो जान लो, अगर वो आपको पता है तो ये अपने आप हो जाएगा। चलो देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। देखो ये दो हैं, ये रेशम कीट है, ये भी रेशम कीट है, लेकिन ये जो है वो नर है और ये जो है वो मादा है। मादा एक बार में सैकड़ों अंडे देती है, मतलब 200-250 अंडे दे देती है। तो वो अंडे कहां पर देती है, सहतूत के पेड़ पर। देखो ये सहतूत की पत्ती है और ये जो है छोटे छोटे अंडे हैं। ये अंडे जब फूटते हैं तो उसमें से लार्वा निकलता है, और लार्वा धीरे धीरे बढ़ करके कैटरपिलर बनता है। कैटरपिलर का मतलब उसमें से जो छोटा सा बच्चा निकलता है उसको कैटरपिलर बोलते हैं। देखो ये, ठीक है, तो ये है अंडा, इसमें से लार्वा निकला और लार्वा ही धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ करके, मतलब थोड़ा उसमें वृद्धि होती है तो क्या बन जाता है, कैटरपिलर, यानी रेशम कीट बोला जाता है। ये रेशम कीट जब थोड़ा सा परिपक्व होता है, थोड़ा सा, उसके बाद ये अपने मुंह से प्रोटीन निकालता है जो सूख करके जाल बना लेती है, और वो जाल जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये देखो पूरा पैक हो जाता है। मतलब ये अगर रेशम कीट है ना, वो ऐसे छोड़ करके ऐसे 8 बनाते हुए इस तरीके से पैक हो जाती है। ये जो पैक है बाहर से दिखाई नहीं देगा, इसको बोलते हैं कोकून। क्या बोलते हैं इसको, कोकून। और ये जब अंदर, देखो अंदर कीड़ा है और बाहर से वो बंद कर लिया, अपने आप को जाल से बंद कर लिया, और जाल किसका है, रेशम का। रेशम किससे बना है, प्रोटीन से बना है, जो इसके कीड़े के मुंह से निकला हुआ है। सही है, ये जब उसके अंदर चला गया तो अब इसके अंदर और बड़ा होगा, तो इस चीज को हम लोग प्यूपा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूपा। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होते हैं। सही है, अभी तो बताए कि इसके मुंह से प्रोटीन निकलता है जो सूख करके फाइबर बन जाता है रेशम का। ठीक, इसका मतलब ये सही है। और वो पूछा है कौन सा सही नहीं है ये बता दो। ठीक है, तो इसका मतलब ये सही है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है। दूसरा है रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। सही है, वही सूख करके तो बना है, इसका मतलब ये भी सही है। इसके बाद रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। सही है, वही लार्वा जो है धीरे धीरे बढ़ करके क्या हो जाता है, रेशम कीट बन जाता है, ये भी सही है। आगे बोला है प्यूपा विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। नहीं भैया, कैटरपिलर जो है ना, यानी ये जो बच्चा है धीरे धीरे विकसित होकर क्या बन जाएगा, प्यूपा बन जाएगा। तो ये उल्टा बोला है, इसका मतलब यही आंसर हमारा माना जाएगा, क्योंकि वो बोला था कि कौन सा गलत है, तो ये वाला गलत है। उल्टा बोला है, प्यूपा विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है, नहीं, कैटरपिलर विकसित होकर प्यूपा बन जाता है। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग सेट। निम्नलिखित में से कौन सही मिलान का निरूपण करता है। क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट, पहला वाला ये कह रहा है कि हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सिकुड़कर और शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता करती है। ऐसी कौन सी चीज है जो सिकुड़ती है फिर उसके बाद शिथिल होती है, मतलब एकदम टाइट होती है, तो इससे शरीर गति करता है। ऐसी कौन सी चीज है, तो ये है मांसपेशियां, मसल्स जिसको बोलते हैं। जैसे देखो ये हम ढील दिए तो ये ढील है, उसके बाद जब ये टाइट होगी तो ये हाथ उठेगा। इसका मतलब शरीर की गति के लिए मसल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो आया यहाँ से, मसल्स कहाँ है भैया, इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है। अब ऑप्शन देखते हैं, पहला वाला तीसरे के साथ गलत,
पहला वाला चौथे के साथ गलत, पहला वाला पहले के साथ गलत, जो बचा वो सही है, राम नाम सत्य, खत्म। सही, इतना छोटा सा क्वेश्चन था, बस खाली आपको एक चीज पता होनी चाहिए थी। तो अब बाकी हम इसका डोज आपको देते हैं, इसका इंजेक्शन देते हैं, ताकि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए धज्जियां उड़ा के आइए। चलिए, क्या कह रहा है कि हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द स्केलेटन, कठोर संरचना जो कंकाल बनाती है। भैया जी, कंकाल जो आपके पास है वो किससे बना है? तो सब कहेंगे हड्डी से। लकड़ी से तो बना नहीं है, हड्डी से। हड्डी को बोन्स बोला जाता है, इसका मतलब ये हुआ ये बोन्स से मैच करेगा। किससे? दूसरा वाला चौथे से मैच करेगा। हो गया सही। आगे देखो क्या बोला है, पार्ट ऑफ स्केलेटन विच कैन बी बेंट। स्केलेटन का एक पार्ट है लेकिन जिसको हम मोड़ सकते हैं, जिसको मोड़ सकते हैं। अच्छा, स्केलेटन यानी जो कंकाल है वो किससे बना है? वो कठोर है, लेकिन किससे बना है? बोन्स से, अस्थि से बना है। और एक एक, जैसे कान की हड्डी है, ये हड्डी है, लेकिन इसको हम मोड़ सकते हैं। ऐसे बहुत जगह ऐसी रहती है जिस हड्डी को हम मोड़ सकते हैं हल्का सा, उसको उपास्थि बोलते हैं, ठीक है, कार्टिलेज बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जो है कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है, जिसे मोड़ा जा सकता है, तो वो क्या है? कार्टिलेज है। यानी ये किससे मैच करेगा? उपास्थि से। तो इसका कनेक्शन यहां से हो जाएगा। सही है। और बाकी जो बच गया उसके लिए ये क्या कह रहा है कि वक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की संरचना देता है। यानी बक्सा जो बना रहा है उसको रिब केज बोलते हैं भैया, रिब केज, ठीक है, पसली पिंजर। तो ये वाला सही हो गया इससे, ठीक है। आई होप अगर ये क्वेश्चन आएगा तो एक नंबर आप जरूर लेके आएंगे, ठीक है। और मिलेंगे रिजल्ट के दिन, जब हम लोग रिजल्ट देखेंगे या देखेंगे आंसर की, ठीक है, उस दिन बताइएगा सर जी हाँ ये क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से मानव की कौन सी ग्रंथि दो से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? पैनक्रियास, थायराइड, एड्रिनल या पीयूष ग्रंथि? बताओ इसमें से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो दो से ज्यादा हार्मोन रिलीज करती है? तो भैया जी वैसे हम अगर चारों का बता दें कहां कहां पाई जाती है, तो अग्न्याशय जो होती है वो, पैनक्रियास जो होती है वो स्टमक के जस्ट एकदम नीचे हल्की पीली सी झिल्ली में लगी होती, पीली उसका कलर होता है, ठीक है, वहां पाई जाती है। थायराइड कहां पाई जाती है? आपके गले, यहां पाई जाती है, ठीक है, यहां गले में पाई जाती है। और एड्रिनल कहां पाई जाती है? तो भैया ये किडनी के ऊपर पाई जाती है, दोनों जो किडनी है उसके जस्ट ऊपर पाई जाती है। और पीयूष कहां पाई जाती है? आपके सामने फिगर बना हुआ है, ये है पीयूष। यही जो छोटी सी मटर की दाने की तरीके से है ना, इसका वजन जो होता है 0.6 ग्राम होता है, पूरे शरीर में 0.6 ग्राम होता है, मतलब 1 ग्राम से भी कम होता है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा हार्मोन रिलीज करती है, बहुत ज्यादा। जैसे हम कुछ लिख देते हैं, STH यही रिलीज करती है, GTH यही रिलीज करती है, और LTH यही रिलीज करती है, FTH यही रिलीज करती है, और बाकी बहुत सारे हार्मोन हैं जो यही रिलीज करती है। कौन? पीयूष ग्रंथि। तो यही है इसका आंसर, क्योंकि ये दो से ज्यादा, ठीक। और इसमें एक चीज याद कर लीजिएगा कि अग्न्याशय जो है वो इंसुलिन को रिलीज करता है। इंसुलिन, जैसे किसी को शुगर की बीमारी होती है तो उसकी जो पैनक्रियास है वो इंसुलिन निकालना बंद कर देती है, या जो निकालती है वो काम नहीं करता है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में निकालती है, ठीक। तो ये याद रखेंगे, अग्न्याशय जो है वो इंसुलिन जो हार्मोन है उसको रिलीज करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, सभी अधातुएं गैस होती हैं। नहीं, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी अधातुएं जो हैं वो गैस नहीं होती हैं, कुछ अधातुएं लिक्विड भी होती हैं, जैसे ब्रोमीन। इसमें नोट कर लीजिएगा, ब्रोमीन जो है ये एक अधातु है, लेकिन ये गैस नहीं है, ये है लिक्विड। अगर रूम टेम्परेचर पे आप रखोगे, अपने रूम पे लाके उसको रखोगे तो वो लिक्विड रहेगी, द्रवित रूप में रहेगी। जो आपके सामने कहाँ है, ये देखो है ब्रोमीन, ये ब्रोमीन देखो गिरा रहा है ना, ये पानी की तरीके से दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये वाला गलत बोला है, चलो ये नहीं सही होगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि ऑल नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल, सभी अधातुएं अतन्न
यानी तन नहीं होती। हाँ ये सही है, जितनी भी अधातु हैं उसको अगर खींचोगे तो टूट जाएगी, मतलब उसको तान कैसे खींचा नहीं जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा जो सोने का बिस्किट आता है इतना बड़ा होता है, लेकिन पता नहीं उसको खींच खींच के पता नहीं क्या क्या बना दिया जाता है, तो वो धातु है। लेकिन जितनी भी अधातुएं हैं किसी को अगर खींचोगे तो टूट जाएगी। मतलब पहली चीज तो वो ज्यादातर वो गैसें हैं, और उसके बाद जो लिक्विड फॉर्म में उसको भी कहाँ खींचोगे तो टूट जाएगी, है ना। इसका मतलब ये सही बोला है, ये सही है, यही ऑप्शन सही है। बाकी ये देखते हैं, ये कह रहा है कि सभी धातुएं ठोस होती हैं। नहीं, सभी धातुएं ठोस नहीं होती हैं। जैसे हमारे पास ये है पारा, मरकरी, ये है ना पारा, ये ठोस नहीं भैया, धातु है, लेकिन देख लो दरों के रूप में है। सही है, समझ में आ रहा है। ये है पारा, ये एक धातु है लेकिन द्रवित रूप में, कहाँ ठोस है। और ये वाला सभी धातुएं कठोर होती हैं। नहीं भैया, दुनिया में जितनी धातुएं हैं सब कठोर नहीं है। जैसे सोडियम, सोडियम तो इतना मुलायम होता है कि उसको आप चाकू से काट सकते हैं, वो भी एक धातु है लेकिन उसको चाकू से काटा जा सकता है। तो ये जो फिगर है वो सोडियम का है, Na का है। ठीक है, ये जितना एग्जाम्पल बताया गया वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी ने अपनी बुक में दिया हुआ है, और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपसे पूछा जाता है 6 to 8 वाले में। ठीक है, तो ये जितनी चीजें बताई गई हैं सब आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि वाई इज अ मैन मेड फाइबर। वाई जो है एक फाइबर है लेकिन मैन मेड है, यानी मानव निर्मित है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, और कहां से प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक सोर्स से प्राप्त किया जाता है। अच्छा, व्हाट कुड बी वाई, तो वाई क्या हो सकता है वो आपको बताना है। वो एक्रोलिक हो सकता है, जूट हो सकता है, रेयान हो सकता है, नाइलान हो सकता है। बताओ इसमें से कौन सा ऐसा मानव निर्मित रेशा है लेकिन प्राप्त किया गया है प्राकृतिक से। तो बताओ कौन सा सही है, आपके सामने बना हुआ है। इसका आंसर जो है वो है रेयान। इसका ऑप्शन जो है वो सी वाला सही है, रेयान। रेयान एक मानव द्वारा बनाया गया फाइबर है, लेकिन प्राप्त जो किया गया है वो सेलुलोज से प्राप्त किया गया है। सेलुलोज क्या होता है सर जी, कोई भी अगर आपके पास पेड़ हो, पेड़ को भिगो दो, उसके बाद उसमें देखो हल्का ऐसे ऐसे रगड़ो, लुगदी बन जाएगी। लुगदी, अरे जैसे कागज लोग भिगो करके बनाते थे ना, दौरी उरी बनाते थे ना, वैसे ही अगर उसको भिगो दोगे तो वो लसम की तरीके से फैलेगा। उसी लुगदी से बनाया गया है भैया रेयान। ठीक, चलो ये देखो आपके सामने रेहान का फिगर है, रेहान नहीं रेयान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल। नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए। ठीक है, करते हैं। ये ईंधन है, ये ऊष्मीमान है। ऊष्मीमान का मतलब होता है कि 1 किलोग्राम जलाने पर जितनी किलोजूल ऊर्जा, जितनी किलोजूल ऊष्मा निकलती है उसको ऊष्मीमान बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये अवस्था है, ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा है, क्या है। और ये है ज्वलन ताप। सर जी ये क्या होता है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप का मतलब होता है वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी वस्तु जलने लगे, कोई भी पदार्थ जलने लगे तो उसको उसका ज्वलन ताप बोलते हैं। जैसे जिसका ज्वलन ताप कम रहेगा वो बहुत ही घातक मानी जाती है, और जिसका ज्वलन ताप बहुत ज्यादा रहेगा इसका मतलब वो बहुत कमजोर मानी जाती है। जैसे पेट्रोल, उसका ज्वलन ताप बहुत कम है, बहुत थोड़े से ही ताप पर वो जलने लगता है, फैल जाता है। जैसे अगर यहां से लेकर यहां तक आप पेट्रोल डाल दो और यही माचिस लगाओ ना, धड़ाक से पहुंचेगा वहां तक। सही है, तो इसका ज्वलन ताप, पेट्रोल का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। और केरोसिन का सबसे ज्यादा होता है। मिट्टी के तेल भैया यहां डालो, उसके बाद जलाओ, धीरे 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 जलेगा। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे, केरोसिन का जो ज्वलन ताप होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और इसका पेट्रोल का सबसे कम होता है। ये क्या कह रहा है कि विच इज बेस्ट सुटेड एज डोमेस्टिक फ्यूल। इनमें से घरेलू ईंधन के लिए, घर में हम अपने प्रयोग के लिए जो ईंधन लाते हैं उसके रूप में कौन सा सबसे अधिक हो सकता है उपयुक्त, कौन सा सबसे अच्छा हो सकता है। तो देखो घर में एक ऐसा ईंधन काम करेगा जिसका ज्वलन ताप मध्यम हो, जो अगर जिसका बहुत कम रहेगा तो भैया हमेशा डर रहेगी कहीं आग ना लग जाए, और जिसका बहुत ज्यादा ताप रहेगा तो कोशिश करते रहो जलेगा ही नहीं, तो क्या फायदा ऐसा ईंधन लाने से। इसका मतलब जो घर में ईंधन यूज किया जाता है उसका ज्वलन ताप मध्यम होना चाहिए, ना बहुत कम होना चाहिए ना बहुत ज्यादा होना चाहिए। कम रहेगा तो बहुत तेज पकड़ लेगा और ज्यादा रहेगा तो पकड़ेगा ही नहीं, इसलिए मध्यम होगा। ठीक है, मध्यम रहना चाहिए। अब हम सिर्फ ज्वलन ताप से अपना आंसर बता सकते हैं।
इन्होंने कहा कि हाई ज्वलन ताप होना चाहिए, गलत। इन्होंने कहा कि उच्च होना चाहिए, ये भी गलत। इन्होंने कहा मध्यम होना चाहिए, इन्होंने कहा निम्न होना चाहिए। सिर्फ मध्यम वाला हमारे हिसाब से सही है, तो मध्यम वाला देख लो कौन सा सही है, सी वाला सही है भैया, सी वाला। अब जिसमें सी होगा वो ऑप्शन सही माना जाएगा। पहले वाले में सी है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, समझ में आया? तो हम सिर्फ एक ऑप्शन से अपना पूरा सॉल्यूशन बता सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग properties of light can be used to explain the phenomenon of shadow formation। नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग, कौन सा गुण ऐसा है प्रकाश का जिसके उपयोग से छाया बनने की प्रघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। मतलब किस गुण से वो छाया बनाता है ये आपको बताना है। चलो देखते हैं। पहला, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। क्या यह छाया के लिए उपयोगी है कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ सर जी, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अगर मान लो ये हमारा हाथ है, प्रकाश यहाँ पे पड़ा तो ये इधर क्रॉस नहीं हो पा रहा है, तभी तो उसकी छाया बनेगी, तभी तो बनती है। और कहीं ऐसे आए उसके बाद किसी से टकरा करके ऐसे मुड़ के चला जाए तब तो छाया ही नहीं बनेगी। अगर ऐसे आए, ऐसे मुड़े और ऐसे फिर से चला जाए तो कहाँ से? इसका मतलब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तभी छाया बनती है, और अगर कहीं ऐसे वैसे चलता है तो छाया ही नहीं बनती। इसका मतलब ये छाया बनाने के लिए जरूरी है, तो ये हमारा अभी फिलहाल सही है। चलो आगे देखते हैं। प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है। अरे भैया चाल से क्या लेना देना है, कोई पदार्थ यहाँ पर है, कोई वस्तु इधर है, प्रकाश यहाँ से आया, टकराया, उधर नहीं जा पाया तो छाया बनेगी। बहुत तेज आया, बहुत स्लो आया, तो क्या तेज और स्लो से छाया पे कोई फर्क पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब ये छाया बनने के लिए जरूरी चीज नहीं है। आगे, प्रकाश 7 वर्षों नहीं भैया, ये वर्णों है। ठीक है, ये वर्षों नहीं लिखा है, वर्णों यानी रंगों से मिलकर बना है। तो भैया जी प्रकाश जो है 7 वर्णों से बने या 17, वो सिर्फ छाया के बारे में बात कर रहा है ना, कलरफुल टीवी थोड़ी ना चल रही है। अच्छा ये बताओ, छाया जब बनती है तो क्या कलरफुल बनती है? हाँ देखो पीली है, लाल है, ऐसा कुछ नहीं है। छाया में कोई भी प्रकाश पड़े तो उधर छाया बनेगी। इसका मतलब इसके रंग पर निर्भर नहीं करता है, तो ये भी गलत बोला है। आगे बोला है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता है। सही बात है, प्रकाश जो है वो अपारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश पार ना हो पाए, नहीं गुजर पाता है। अरे भैया इसमें क्रॉस नहीं होगा तभी तो छाया बनेगी, और अगर क्रॉस हो गया तब कहाँ छाया बनेगी, मतलब ये भी जरूरी है। तो ये वाला सही है। इसका मतलब जिसमें पहला और चौथा दिया है वही हमारा आंसर सही माना जाएगा। देखते हैं कौन है भैया, ये देखो है 4 and 1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 4 वाला सही है और 1 वाला सही है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विटामिन एक्स। अरे भैया ये विटामिन एक्स नहीं है, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है। 6 ही टाइप के विटामिन है। बी जो है, बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, उसके पास 8 विटामिन होती है। खैर वो सब बात नहीं हो रही है, लेकिन विटामिन एक्स नहीं है। एक्स का मतलब कोई चीज हो सकती है, वो विटामिन ए हो सकता है, विटामिन बी हो सकता है, विटामिन सी हो सकता है, एक्स कोई अक्षर हो सकता है। ठीक, की हीनता यानी कमी के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। कोई ऐसी विटामिन का नाम बताओ जिसकी कमी से मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है, यानी खून बहने लगता है। तो आपके दिमाग में आ गया होगा सर जी ये तो मसूड़ों में अगर खून बहे तो इसका मतलब स्कर्वी रोग है, और स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। इसका मतलब एक्स जो है वो सी है। इस एक्स के प्लेस पर क्या आना चाहिए था? सी आना चाहिए। सही है। इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका हो गया क्वेश्चन देख लो। एक्स विटामिन बी नहीं, एक्स विटामिन सी है, गलत। एक्स विटामिन ए गलत, एक्स विटामिन डी गलत, एक्स विटामिन सी देख लो ये सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही है। ठीक है, बस इतनी जानकारी से, लेकिन हमें तो इंजेक्शन लगाना है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला है, विटामिन सी की हीनता के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। अच्छी बात है, पता है ना ये आपको। अरे भैया विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता, विटामिन के की कमी से खून का थक्का न जमना। ये 6 याद होना चाहिए। चलो कह रहा है कि ये विटामिन खनिज वाई के
कोई एक प्रकार का खनिज है कि अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो याद रख लो, विटामिन सी अगर आपके शरीर में नहीं रहेगी तो आयरन जो है, आयरन जो आप खाते हो, फाइबर जो आप खाते हो, वो अंदर जाके फिर बाहर निकल जाएगा जब तक विटामिन सी आपके पास नहीं रहेगा। जब विटामिन सी अंदर शरीर में रहेगा तो वो जो आयरन है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर खींच लेगा। समझ लो चुंबक है विटामिन सी, आयरन को चिपका लेता है, बाहर नहीं जाने देता है। अगर विटामिन सी की कमी हुई तो आयरन आप खाएंगे तो, लेकिन शरीर में नहीं लगेगा, फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब वाई क्या है, वाई क्या है, वो आयरन है, आयरन। ठीक, चलो आगे। भोजन जेड में पाया जाता है। भोजन, कोई भी भोजन आप खाते हो उसका नाम क्या हो सकता है, उसमें जो एक्स है ना, यानी विटामिन सी पाया जाता है। बताओ विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, सबको पता है, आंवले में पाया जाता है और सिट्रस फल में पाया जाता है, यानी नींबू के फल में पाया जाता है। तो देख लेते हैं, कह रहा है कि एक्स वाई जेड क्या हो सकता है। देख लो यहाँ लिखा हुआ है, एक्स विटामिन सी है, वाई आयरन है, लोहा है, जेड सिट्रस फ्रूट्स है, यानी एक्स विटामिन सी है, वाई आयरन है, और जेड जो है नींबू वंश के फल है। ठीक है, तो यहां से तीन चीजें हमें पता हो गई। सर जी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है जिसमें मसूड़ों से खून निकलने लगता है। दूसरी चीज, विटामिन सी शरीर के लिए जरूरी है क्योंकि वो मसूड़ों को तो सही करता ही है, साथ में जब अंदर जाता है तो वो आयरन को खींचता है। आयरन समझ लो चुंबक है, लोहे को खींच लेगा। सही है, अगर विटामिन सी की कमी हुई तो आयरन खाओगे बाहर निकल जाएगा। और विटामिन सी कहाँ पाया जाता है, तो आपके सामने लिखा हुआ है, नींबू वंश के फल और आंवले में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया आर रिफर्ड टू एज। किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। पहला है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, प्रवासी स्पीसीज, संकटापन्न स्पीसीज या विलुप्त स्पीसीज। अरे भैया नीचे से देखो, विलुप्त स्पीसीज उसे कहते हैं जो समाप्त हो चुकी हैं, कुछ ऐसी प्रजातियां जो समाप्त हो चुकी हैं, तो उसको थोड़ी ना स्पेशल में होने वाले के लिए कहेंगे। ये क्या है, संकटापन्न, जिस पर संकट है, बहुत कम मात्रा में बची हुई है, बहुत कम मात्रा में बची हुई है, लगभग खत्म होने की कगार पे है। ठीक, प्रवासी, प्रवासी का मतलब ये हुआ कि जैसे ये मान लो इंडिया, इंडिया तो है ही है, इंडिया में बाहर की कोई स्पीसीज आ गई, बाहर की, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ वहाँ की आ गई, वो यहाँ पर है तो उसको बोलते हैं प्रवासी स्पीसीज। और ये तो कह रहा है विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज, विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से, तो उसको बोलते हैं विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही है, एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि धातु एक्स, एक्स कोई धातु है, धातु वाई को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। अच्छा, ये तो धातु की क्रियाशीलता पर है, जो धातु ज्यादा क्रियाशील होती है वो कम वाले को मार के भगा देती है। सही है, ये तो पूरी लिस्ट इसके पहले वाली क्लास में आपको दिखा दिया गया है। पोटेशियम की सबसे ज्यादा क्रियाशीलता होती है। सही है, याद रखना है, पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है भैया, उसको खुली हवा में रखोगे ना दग जाएगा, तो ये याद रखिएगा। चलो कहां पहुंचे, धातु एक्स, एक कोई एक्स नाम की धातु है, धातु वाई को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। एक्स जो है वो वाई को मार के भगा देती है, इसका मतलब एक्स की क्रियाशीलता ज्यादा है, वाई की कम है। सही है, यहां तक समझ में आया, एक्स जो है वाई को भगा देती है, इसका मतलब एक्स की क्रियाशीलता ज्यादा है, एक्स के पावर जो है वो ज्यादा है, वाई के पास बेचारा है कम है। ठीक है, आगे बोला है परंतु धातु Z को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। X के बारे में बात हो रही है, X कह रहा है कि X के बारे में, लेकिन Z को हटाने के काबिल नहीं है, मतलब Z को हटा नहीं पाती है। X जो है Y को तो मार के भगा देती है, लेकिन Z को नहीं भगा पाती है। इसका मतलब ये हुआ कि Z जो है वो X से भी ताकतवर है, तभी तो नहीं भगा पा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि Z ऊपर रहेगा। ये कोई रिलेशन नहीं है कि X Y Z होना चाहिए, नहीं। फिर से देख लो, कह रहा है कि धातु X एक धातु है जो Y को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। X ज्यादा ताकतवर है, Y को मार के भगा दिया, इसका मतलब X ऊपर Y नीचे। आगे बोला है परंतु लेकिन धातु Z को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है, मतलब Z को उसके लवण विलयन से हटा नहीं पाती है। इसका मतलब ये हुआ कि Z ज्यादा ताकतवर है, तभी तो X नहीं हटा पा रही है, तो Z सबसे ऊपर है, उसके बाद ये है, फिर ये है। तो फिर कह रहा है
तो धातु कौन, सॉरी, इनमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, इनमें सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी है, तो सबसे ऊपर Z है, इसका मतलब Z आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, अगर सबसे कम की पूछा होता तो वाई रहती। चलो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विस्तृत ढंग से परावर्तित हो जाती हैं। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं, जल्दी से बताइए। ये आभासी और आवर्धित होगा या फिर कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ये आभासी और समान साइज का होगा या फिर ये वास्तविक और आवर्धित होगा। बताइए जल्दी से कौन सा सही है। तो देखो, लिखा हुआ है किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विस्तृत ढंग से परावर्तित हो जाती हैं। ये चीज पूर्णतः विस्तृत मतलब पूरी तरीके से फैल जाती है, पूरी तरीके से। अरे भैया, जब प्रकाश मतलब परावर्तित होकर के इकट्ठा होगी तब तो इमेज बनेगा, तब तो उसका वो आकृति बनेगी। यहाँ पर तो पूर्णतः विस्तृत हो जाती है, पूरी तरीके से फैल जाती है इधर उधर, कहीं इमेज बनाएंगे नहीं। पूरी तरीके से जब फैल जाएगी तो कहाँ इमेज बनेगा, कहीं नहीं बनेगा। अरे भैया, पानी अगर मार दो एक ऐसे और पूरा फैल जाए तो क्या आपको फिर पानी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही प्रकाश है, प्रकाश अगर शीशे से टकराता है तो परावर्तित होकर के जहां जाता है वहां इमेज बनाता है। तो वैसे ये तो कह रहा है कि पूर्णतः विस्तृत ढंग से परावर्तित होती है, पूरा इधर उधर फैल गई, तीतर बितर हो गई, तो कहां से भैया कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। यानी ऑप्शन बी वाला इसमें सही है, कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इन ऑर्डर टू स्लाइड अ ह्यूज बॉक्स lying on the ground in her room, Reshma should apply a force which is greater than which of the following force। क्या कह रहा है कि अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को, मान लो ये बॉक्स है भैया, बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए, लगाना है भैया। ठीक है, किस बल से अधिक बल वो लगाए जिससे ये जो फर्श पे रखा हुआ बॉक्स है वो सरक जाए। तो बताओ भैया कौन सा बल अधिक लगना चाहिए, किस बल से अधिक बल लगाए ताकि ये सरक जाए। जब कोई भी बॉक्स जमीन पे रखा है तो कोई बल उस पे कार्य कर रहा है ना, जब तक उस बल से अधिक बल हम नहीं लगाएंगे तब तक उसको सरका नहीं सकते हैं। मान लो इस पे 5 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है और हम 4 लगाएं तो उसका भारी है, हमारा कम है, इसका मतलब हम सरका नहीं पाएंगे। 5 लगाएंगे तब भी नहीं कुछ होगा, जब तक 6 नहीं लगाएंगे तब तक वो खिसकेगा नहीं। इसका मतलब कौन सा बल लगाएं सर जी, पहला अभिलंब बल, ऊपर से बल लगाएं ऊपर से बल लगाओगे तो सरकेगा, कभी नहीं सरकेगा, इसका मतलब ये गलत है। पेशी बल, ये वाला बल लगाएं, ताकत वाला, अरे ताकत वाला बल लेकिन लगाना किधर से, तो खाली पेशी बल कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। इधर खींच रहे हैं कि उधर कर रहे हैं कि ऊपर से लगा रहे हैं, तो इसका मतलब पेशी बल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पेशी बल कहाँ, ऊपर से लगाएं, यहाँ से लगाएं, यहाँ से लगाएं, नीचे से लगाएं, कहाँ से लगाएं, इसका मतलब पेशी बल नहीं सही होगा। स्थैतिक घर्षण, हाँ ये सही है, स्थैतिक घर्षण आप जब लगाएंगे तब ये खिसकेगा, इससे ज्यादा लगाना पड़ेगा। स्थैतिक घर्षण का मतलब होता है जब कोई भी वस्तु या दो वस्तु एक दूसरे पर रखी हैं, मतलब स्थिति में है ऐसी जिसमें कोई गति ना हो, जिसमें कोई गति ना हो, तो उन दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को स्थैतिक बल कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। सही है, जैसे ये हमारा हाथ है एक दूसरे के ऊपर रखा है, तो अभी ये गति नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब इसके बीच में लगने वाले बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। सही है, वैसे ये जमीन है, ये कोई बॉक्स है, इनके बीच में स्थैतिक घर्षण बल लग रहा है जो कि इसको रोके हुए है, और जैसे ही हम इसके बल से ज्यादा बल लगाएंगे तब जाके ये खिसकेगी। इसका मतलब यही वाला सही है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा वो भी इससे ज्यादा लगेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करिए। ठीक है, अच्छी बात है। पहला है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, सही बात है, एकदम सही बात बोला है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। भैया जी ध्वनि जो है ना एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है, और तरंग को हमेशा किसी माध्यम में ट्रेवल करा सकते हैं, बिना माध्यम को ट्रेवल नहीं करेगी।
चाहे ठोस में चलाइए तो वो चलेगी, दरों में चलाइए तो चलेगी, गैस में चलाइए तो चलेगी, प्लाज्मा में चलाइए तो चलेगी। अगर इन चारों के अलावा कोई और है, होता ही नहीं है, तो भैया वो ट्रेवल नहीं करेगी। इसका मतलब अगर निर्वात है तो उसमें ध्वनि नहीं चलेगी। सही है, समझ में आया? इसका मतलब यही सही बोला है। तो चलो इंजेक्शन ले लो इसका, देखते हैं क्या है, ये क्यों गलत हुआ। तो लिखा हुआ है ध्वनि का तारतम्य तो उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है। नहीं भैया, ध्वनि का जो तारतम्य है ना, उसके आयाम द्वारा नहीं, उसकी आवृत्ति द्वारा निर्धारित होता है। उसकी आवृत्ति द्वारा निर्धारित होता है। इसका मतलब यहाँ आयाम लिखा है, इस वजह से यह गलत है। सही है, आगे देखो, कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारतम्य उच्च होगा। नहीं भैया, अगर कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारतम्य उच्च कैसे माना जाएगा? वो उच्च नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था निम्न, इसलिए ये गलत है क्योंकि यहाँ उच्च लिखा है। सही है, चलो आगे देखते हैं ये क्यों गलत है। बोला है ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा होता है। नहीं, आवृत्ति द्वारा नहीं होता, आयाम द्वारा होता है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर होना चाहिए था आयाम, जहाँ आयाम होना चाहिए था वहाँ आवृत्ति लिखा है, और जहाँ आवृत्ति होना चाहिए था वहाँ आयाम लिख दिया है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या फरमा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स comprises liquids which are poor conductors of electricity। नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक हैं। ये चालक रहेगा भैया, चालक नहीं, ये चालक हैं। ठीक है, अब इसमें से आपको कौन सा ऐसा कलेक्शन दिखाई दे रहा है जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, बताना है। सबसे पहले विद्युत चलने के लिए, मतलब कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु विद्युत का चालक तभी मानी जाती है जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो। जितना फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा उतनी तेज करंट उसमें दौड़ेगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम, तो भैया इलेक्ट्रिसिटी कम दौड़ेगी। सही है, और जिसमें है ही नहीं तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी। ये प्लास्टिक है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ टच कराओ तो यहाँ पहुंचेगी ही नहीं। सही है, इलेक्ट्रिसिटी चलने के लिए, जो भी विद्युत धारा बहने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर रहना पड़ता है उसको। जितनी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी उतनी तेज जाएगी। सही है, चलो देखते हैं। शैम्पू, वनस्पति तेल, आसुत जल। शैम्पू में भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, वनस्पति तेल में भी नहीं रहेंगे, आसुत जल में भी नहीं रहेंगे। भैया अगर नमक वमक मिला है तो बहुत तेज हो जाएंगे। जैसे डिस्टिल वाटर होता है ना, उसमें देखो करंट नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा नमक मिला के अगर करोगे ना तो करंट लग जाएगा। इसका मतलब इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो गया। इसमें देखते हैं, चीनी का विलयन है, सिरका है, नींबू का रस है। भैया जी सिरके में टच कराओगे ना बहुत तेज करंट मारेगा, इसलिए गलत है। टोटी का जल, टोटी का जल है भैया, वो जो पानी आता है उस पानी में तो करंट लगता ही है, इसलिए गलत हो गया। और लवण विलयन, इसमें नींबू मिला हुआ, सॉरी इसमें नमक मिला हुआ है, इसका मतलब ये गलत हो गया। सही है, अगर इन लोगों को हटा दो तो ये भी सही हो जाएंगे, लेकिन हटाएंगे क्यों? क्योंकि वो वाला सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेस केमिकल चेंजेस। नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों के समाविष्ट करता है, यानी कौन सा ऐसा समुच्चय है जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक परिवर्तन में इतना याद होना चाहिए कि रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जो उत्क्रमणीय नहीं होता है, मतलब जो चीज हो गया है बाद में वापस नहीं आ सकता है। जैसे अगर आप पानी को फ्रिज में रखेंगे तो क्या बन जाएगा? बर्फ, लेकिन बर्फ को फिर पिघलाएंगे तो पानी बन जाएगा। यानी कोई चीज हम बदल दिए दूसरी चीज में, लेकिन फिर उसको वापस लाया जा सकता है। तो अगर लाया जा सकता है तो वो फिजिकल चेंज है, यानी भौतिक परिवर्तन है, और अगर नहीं लाया जा सकता है तो केमिकल चेंज है। जैसे आप कागज को जलाते हैं तो राखी बन गई, क्या राखी से कागज बन सकता है? इम्पॉसिबल है। इसका मतलब एक ऐसा चेंज जो उत्क्रमणीय ना हो, जिसको वापस ना लाया जा सके। और केमिकल चेंज में हमेशा कोई नया प्रोडक्ट बन जाता है, कोई नई चीज बन जाती है।
अब चलो इतनी चीज अगर याद है तो देखते हैं कौन सा ऐसा है। भोजन का पकाना, सही बात है भैया, हम लेकर आए तेल प्याज ये सब और बना दिए पूरी सब्जी, नई चीज बन गई। और क्या उस सब्जी जो बनी हुई है उससे फिर से तेल प्याज अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, इसका मतलब ये केमिकल चेंज है। पानी का उबालना, अरे भैया पानी अगर उबालोगे फिर ठंडा करोगे फिर वैसा ही हो जाएगा, इसका मतलब ये केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है, तो ये गलत हो गया। वो कह रहा है कि कौन सा ऐसा समुच्चय है जिसमें रासायनिक परिवर्तन, तो ये तो फिजिकल चेंज है भैया, भौतिक परिवर्तन है, तो ये गलत। आगे देखते हैं, लोहे को जंग लगना, सही है, लोहे में जंग लग गई है उसको छोड़ा दोगे फिर लोहा बन जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, इसका मतलब ये तो सही है। कागज का जलना, अभी भी बताएं, कागज जलाओगे राखी बन जाएगी, राखी से कागज बन जाएगा? नहीं, इसका मतलब ये केमिकल चेंज। भोजन का पाचन, अब भैया भोजन हम खा चुके हैं, पाचन हो गया, पच गया, तो क्या फिर से भोजन बन सकता है? इसका मतलब नहीं होगा। तो ये तीनों क्या है? केमिकल चेंज है, इसका मतलब यही वाला ऑप्शन सही है। ये क्यों गलत है? डोज ले लो, पानी उबालने की वजह से गलत है। और जल में लवण घोलना, अरे भैया जल में अगर आपने नमक घोल दिया है फिर उसको नमक को अलग किया जा सकता है। कुछ लोग कहेंगे ये कैसे? हाँ भैया हो सकता है आराम से, उस जिस जल में आपने नमक घोला है उसको ले जाओ छत पे, उसके बाद उसको फैला दो, कुछ देर बाद देखोगे पानी ऊपर और नमक पड़ा रहेगा, सही है। तो ये इसी वजह से गलत है। और कागज के टुकड़े टुकड़े करना चलो एक गलत हो गया तो बाकी सब गलती माना जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ये क्या है? इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना छोटा सॉल्यूशन, क्या है भैया ये? हाँ क्या है? कह रहा है कि नीना किराने की कुछ वस्तुएं खरीदने के लिए साइकिल से बाजार जा रही थी। बाजार उसके घर से 4 किलोमीटर दूर है। उसने पहले 10 मिनट 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गमन किया। उसे रास्ते में उसकी मित्र निखत मिलती है जिससे वह रुककर 15 मिनट बातचीत करती है। 15 मिनट बातचीत करती है। इसके पश्चात वो अपनी यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से फिर से आरंभ करती है। उसकी यात्रा की औसत चाल बताइए। आसान क्वेश्चन है, लेकिन जहां कहीं भी औसत चाल आ जाए, औसत चाल का फार्मूला ही होता है एवरेज स्पीड का फार्मूला। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है, वैसे चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, तो बस औसत चाल रहेगा तो कुल दूरी बटे कुल समय रहेगा, बस यही रहता है। ठीक, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, लेकिन औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, बस यही रहेगा। अब चलो देखते हैं कुल दूरी कितनी है। सर जी वो तो हमें दिखाई दे रही कुल दूरी 4 किलोमीटर है, वो अपने घर से निकली है दुकान के लिए, कुल दूरी 4 किलोमीटर है, ये तो कंफर्म है। लेकिन सर जी कुल कितना समय लगा है ये तो आप बताइए। तो समय 3 जगह लगा है, देखो आराम से देखो। पहले ये 10 मिनट, अच्छा औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, सही तो है। देखो यहां पर 10 मिनट इतना, ये तो 10 मिनट है सर जी, इतना टाइम लगा है, ये तो दिखाई दे रहा है। 15 मिनट बीच में बात की है, वो भी समय जोड़ा जाएगा। आप रुक करके बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना घर से वो निकल चुकी थी ना, औसत में ये भी टाइम लिया जाएगा। कहीं आप बात कर रहे हैं, कहीं समोसा खा रहे हैं, ये सब भी जोड़ा जाएगा औसत में, ठीक है। तो एक समय तो ये 10 मिनट है सर जी, एक समय ये 15 मिनट है, लेकिन एक समय और है जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, वो भी तो कुछ समय लिया होगा, वो वाला समय गायब है, वो वाला समय गायब है। समझ में आया? अब चलो उस समय को पहले निकालते हैं, पहले उस समय को निकालते हैं। सर जी कैसे निकलेगा? बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। सर जी समय निकालने के लिए देखो भैया पहले ही बता दे रहे हैं, हमें ये चीज चाहिए कुल दूरी, हमें पता है 4 किलोमीटर जाना है। कुल समय, एक समय यहां है एक समय यहां है, लेकिन ये समय गायब है, तो पहले इसका समय निकालो। जब आ जाएगा तो 3 समय को जोड़ करके यहां पटक दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा, सही है। तो अब इसमें हमें निकालना है समय। सर जी समय कैसे निकलेगा? तो समय का फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे में चाल। अच्छा सर जी दूरी बटे चाल होती है, तो इसमें दूरी कितनी है? दूरी तो पता नहीं है, चाल तो पता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, नीचे तो 8 पटक देंगे, 8 पटक देंगे, लेकिन दूरी कहां पता है? 4 किलोमीटर है? नहीं भैया,
इतनी दूरी चलने के बाद जो दूरी बच रही है वो इतनी स्पीड से चल रही है। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले हम ये निकाल लेते हैं कि 10 मिनट में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी दूरी वो तय कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले वो निकाल लें। तो यहां से देखो, ये जो है इसको अभी साइड करो, पहले ये देखो, ये है चाल, ये है समय, टाइम है 10 मिनट, इसको घंटे में तो 10/60, 1/6 घंटा। सही है। स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये है, ये टाइम है, ये स्पीड है। तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, दूरी बराबर चाल गुणे में समय, चाल गुणे में समय, चाल 12 है, समय है 1/6। इसका मतलब ये हुआ कि 2 किलोमीटर वो जा चुकी है, 2 किलोमीटर इस स्पीड से जा चुकी है। अब कितना किलोमीटर बचा? अरे भैया 4 किलोमीटर जाना था, 2 किलोमीटर चली गई है, तो 2 किलोमीटर बचा है। अब वही यहां पर ला करके पटकना है। सही है। तो भैया 1 यहां से 4, 1/4 घंटा। सर जी ये घंटा है। ऐसा करो, ऐसा करो, ये अब टाइम आपको पता है, लिख देते हैं 10 मिनट, 15 मिनट। और सर जी ये तो घंटा में है, तो घंटा थोड़ी ना जोड़ेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, इस 1/4 को, इस 1/4 को पहले 60 से गुणा करते हैं, तो ये बन गया 15, ये 15 मिनट। सही है। अब तो यहां ये वाला जोड़ ही सकते हैं, 15 मिनट। कुल मिला के इतना टाइम लगा है सर जी, 15 15 30 10 40 मिनट, 40 मिनट लगा है। तो क्या सर जी ये 40 यहीं पटक दें? गलत हो जाएगा, वो सब घंटे में चल रहे हैं, आप तो मिनट में कैसे पटक सकते हैं? तो अब ऐसा करते हैं, इस 40 को घंटा बनाने के लिए 60 से हमने भाग दे दिया। इसका मतलब ऊपर आया 2, नीचे आया 3, 2/3 घंटा। अब वो चीज वहां रखना है, रखें। सही है। ये यहां, ये यहां। सर जी एकदम नीचे वाला ऊपर जाता है, इसका मतलब 4, नीचे ये 2 रह गया और एकदम ऊपर 3 चला गया। ये इससे गया तेल लेने, तो उत्तर आ गया 2 गुणे में 3, यानी हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को फिर से तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको वीडियो को फिर से आप कर लीजिएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि एक बार में समझ में आ जाएगा। फिर से आप पीछे जाइएगा, फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, गारंटी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या फरमा रहा है कि लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा? मतलब किसकी सहायता से नमक और पानी के विलयन को अलग अलग नहीं किया जा सकता है? पहला, आसवन। अरे भैया आसवन के द्वारा इसी को तो अलग ही किया जाता है, ये उसी के लिए जानी भी जाती है। इसका मतलब ये हमारे हिसाब से तो अलग होगा, लेकिन वो कह रहा है कि कौन सा सहायक नहीं है, ये बताओ। तो ये तो सहायक है। उबालना, हाँ उबाल दो, पानी गायब, नमक बच जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है। निस्तारण, निस्तारण के द्वारा नहीं होगा भैया, निस्तारण के द्वारा नहीं। निस्तारण का मतलब वो होता है कि जैसे कोई चीज आप पानी में घोल दो, उसके बाद कुछ देर के लिए रख दो, जो बड़ा बड़ा कण है वो नीचे बैठ जाएगा, और उसके बाद हल्का सा ऐसे पलट करके पानी अलग कर दो, देखो ये चीज जो है वो अपने आप अलग हो जाएगा, इसको बोलते हैं निस्तारण। तो क्या पानी और नमक घोलने के बाद आप थोड़ी देर रख दोगे, नमक नीचे बैठ जाएगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसके द्वारा हम अलग नहीं कर पाएंगे, तो यही हमारा आंसर हो गया, ये सहायक नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। ठीक है, अच्छी बात है। कह रहा है कि दुम्मट मृदा में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि दोमट जो मिट्टी होती है उसमें बड़े कणों का अनुपात जो होता है, बलुआ वाले में जितना बड़े कण होते हैं उससे ज्यादा दोमट में होता है। नहीं, पहले आप तीनों के बारे में सुन लो, दोमट,
बलुआ, चिकनी। चिकनी मिट्टी एक ऐसी मिट्टी होती है जिसमें महीन कणों का अनुपात, महीन कणों का, सूक्ष्म कण का अनुपात जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक, वहीं अगर बलुआ वाली मिट्टी को देखोगे तो उसमें बड़े वाले कण का, यानी जिसकी साइज बड़ी है, उसका अनुपात ज्यादा होता है। ठीक, और दोमट में क्या होता है, बलुआ और चिकनी दोनों के मिक्सचर को ये दोमट मिट्टी कहते हैं। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि दोमट मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। क्या भैया दोमट में बड़े वाले कण ज्यादा होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, तो ये गलत है। आगे, चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दोमट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। हाँ, ये सही है, चिकनी मिट्टी में महीन कण बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसका मतलब ये वाला सही है, बाकी दोनों गलत ही होगा। ठीक है, हम पढ़ दे रहे हैं बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मिट्टी की अपेक्षाकृत उच्चतर है। नहीं भैया, बलुआ में उच्चतर थोड़ी ना होता है। और कौन सा, चिकनी मृदा में बड़े कणों का अनुपात महीन कणों की मात्रा लगभग, अरे ये कैसे बराबर कैसे हो सकती है, बराबर तो दोमट में होती है ना भैया। चलिए 20 क्वेश्चन थे जिनका सत्यानाश हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चन का डोज आपको देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।